हेलो, हाय, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइकोलॉजिकल स्टैटिस्टिक्स में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। द बेल कर्व टेक्निकली नोन एज द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। आपने एनपीसी का नाम सुना होगा, बेल कर्व का नाम सुना होगा, ठीक है, या नॉर्मली एक नॉर्मल कर्व का नाम सुना होगा। उसी को तो हम कहते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, जो कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है? सबसे पहले आप ये समझिए, ये बेल शेप्ड क्यों है? क्योंकि ग्राफ पे ये बेल शेप का होता है ये कर्व, है ना, इसलिए इसका बेल शेप कर्व नाम है। या हम कह सकते हैं इसको नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, कि इसमें जितने भी वैल्यूज है, स्कोर है, वो नॉर्मली इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब इसमें जो कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी होती है, जो कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन फ्रिक्वेंसी होती है ऑफ स्कोर्स, वो तीन जो मेजर्स होते हैं ना, सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? तीन मेजर्स आते हैं उसमें, मीन, मीडियन, मोड। आपने नाम सुना होगा ना, मीन, मीडियन, मोड। ये तीनों जो इसको हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। ये तीनों सेम होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। ये तीनों की वैल्यू सेम होती है, मीन, मीडियन, मोड एक ही जगह लाई करते हैं। इसी को हम, इस पूरे को क्या कहते हैं हम? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो द बेल कर्व, so the bell shaped curve, technically known as the normal probability curve or simply normal curve, and corresponding frequency distribution of scores having just the same number of or the same value of all three measures of central tendency, that is median, mode and mean, इज नोन एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो रहा है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम बेल कर्व भी बोल सकते हैं, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व भी बोल सकते हैं, ठीक है, या सिंपली नॉर्मल कर्व भी बोल सकते हैं। इसमें जो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो स्कोर्स का है, इसमें जो तीन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है ना, जो इसके पास तीन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, मीन, मीडियम, मोड, ये सेम वैल्यू का होता है। इसी को हम कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम इसका एग्जांपल लें तो देखिए, तीन वेरिएबल्स है, फिजिकल वेरिएबल्स, बायोलॉजिकल वेरिएबल एंड साइकोलॉजिकल, ठीक है, यानी कि बिहेवियरल वेरिएबल्स। सो फिजिकल वेरिएबल्स में देखिए क्या आ रहा है? हाइट आ गया, टेम्परेचर आ गया, वेट आ गया। बायोलॉजिकल में बर्थ आ सकता है, शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल आ सकता है, ब्लड प्रेशर आ सकता है, लॉन्गिटिविटी आ सकता है, एज फैक्टर आ सकता है। बिहेवियरल में इंटेलिजेंस, SES और एनजाइटी, यानी कि सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, एनजाइटी एंड एक्सेट्रा। ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ एग्जांपल्स ऑफ वेरिएबल्स हैं ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप आपको समझ में आया हो। आगे आपको डायग्राम से और अच्छे से समझ में आएगा। उससे पहले हम इसके थोड़ा सा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। अब देखिए, हम ना जो चीज़ मेज़र कर रहे हैं ना, वो मेज़रमेंट करने का वो यूनिट हम किससे बताते हैं? सिग्मा से। ये इसका साइन है, सिग्मा, ठीक है। अब इसका थोड़ा थ्योरेटिकल बेस देखें, थोड़ी सी हिस्ट्री देखें, तो बेसिकली ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है? लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, डेट इज़ द वेरियस गेम्स ऑफ चांसेस। ये ढूंढा था अब्राहम डेमोविड में, जो कि एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। इन 1667 टू 1754 तक ये रहे। इन्होंने 18th सेंचुरी में ना बहुत अपना नाम कमाया, मैथमेटिकल इक्वेशंस दी, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी इनकी बहुत फेमस है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के, कि ये सिमेट्रिकल है, यूनी मॉडल है। एक एक करके हम आगे डिटेल में इसको स्टडी करेंगे विथ ग्राफ। तो एनपीसी जो है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, ये सिमेट्रिकल है, यूनी मॉडल है, यानी एक पॉइंट है, बायलेटरल है दोनों साइड, ठीक है। 50% इसमें एरिया आता है। एसिम्प्टोमेटिक, कि ये टच नहीं होता है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, बढ़ता चला जाता है। मैक्सिमम ऑर्डिनेट अकर एट सेंट्रल पॉइंट पे आता है, जो जिसकी वैल्यू क्या है? 0.3989। जो उसका कर्व है वो सिमेट्रिकली डिक्लाइन होता है, अलग अलग तरीके से डिक्लाइन नहीं होता, एक सही फिक्स तरीके से डिक्लाइंड होता है सिमेट्रिकली। पॉइंट ऑफ इन्फ्लक्स जो होता है वो पॉजिटिव, +1 पॉजिटिव, यानी +1 सिग्मा, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन पे अकर होता है। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लक्स, इन्फ्लक्स का पॉइंट क्या है, इन्फ्लक्स क्या होता है, वो मैं आगे आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बताऊंगी। टोटल परसेंटेज जो होता है इन्फ्लक्स का, ये फिक्स्ड होता है। एनपीसी को हम ये कह सकते हैं कि इसमें 100% प्रोबेबिलिटी है।
क्यों कैसे ये भी ग्राफिकली मैं समझाऊंगी, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। और ये अलग अलग साइंसेस यानी कि एजुकेशन में यूज़ होता है। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है द नॉर्मल कर्व इज सिमेट्रिकल, डेट इज सिमेट्रिकल अराउंड द वर्टिकल एक्सिस कॉल्ड ऑर्डिनेट। आप देखिए एक सीधा एक्सिस है इसका वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल है नीचे लेटा हुआ, है ना। तो जो लंबा वाला जो सीधा खड़ा है उसको हम बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस, और नीचे वाले को बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी दिखा रखा है। तो इसमें क्या बोल रहा है, ये सिमेट्रिकल है क्योंकि देखिए वर्टिकल जो बीच में लाइन है, आप ये देखिए जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल एक्सिस है, उसके लेफ्ट साइड में भी सिमेट्रिकल है, उतना ही बड़ा एरिया है, और लेफ्ट साइड में भी उतना ही बड़ा एरिया है, तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो सिमेट्रिकल अराउंड द वर्टिकल एक्सिस कॉल्ड ऑर्डिनेट कहते हैं इसको, बीच वाला पॉइंट, ठीक है। सेंट्रल पॉइंट ऑफ कर्व इम्प्लाइज कि इसका साइज क्या होगा, शेप क्या है और स्लोप कैसा है। स्लोप ऑफ द कर्व SSS, साइज शेप स्लोप, साइज, ठीक है, साइज शेप और स्लोप ऑफ द कर्व ऑन द वन साइड ऑफ द कर्व इज आइडेंटिकल टू द अदर साइड। देखिए आप देख ही सकते हैं, पहले तो सिमेट्रिकल है एक वर्टिकल एक्सिस पे, जिसको हम ऑर्डिनेट भी कह सकते हैं। फिर ये जो सेंट्रल ऑफ पॉइंट है वो क्या बताता है कि इसका साइज कैसा हो, कर्व का साइज कैसा होगा, शेप कैसा होगा, स्लोप कैसा होगा, ठीक है। साइज शेप स्लोप। तीसरी चीज़ क्या बता रही है कि जो कर्व है ये दोनों साइड पर आइडेंटिकल है, सेम है, इक्वल है। चौथी चीज़ क्या बता रही है, जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हाफ है, और जो आधा राइट हाफ है, टू द मिडल ऑफ द सेंट्रल पॉइंट आर द मिरर इमेजेस। ये एक दूसरे का मिरर इमेजेस है, मतलब बिल्कुल एक जैसा है, बिल्कुल आइडेंटिकल है। अब देखिए जैसा मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन में, उसमें क्या दे रखा था, क्या मैंने बताया था कि ऑल थ्री मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डेट इज़ मीन मीडियम मोड इक्वल होंगे। तो देखिए यहाँ पे सेंटर जो वैल्यू है उसमें देखिए मीन मीडियन मोड सारे इक्वल है, ठीक है। दूसरा है द नॉर्मल कर्व इज़ यूनी मॉडल। यूनी मॉडल का मतलब कि इसमें सिर्फ एक मैक्सिमम पॉइंट होगा। देखिए बीचों बीच क्या आ रहा है, मोड। देखिए सबसे मैक्सिमम एक ही मैक्सिमम पॉइंट होता है नॉर्मल कर्व में, वो होता है मोड। याद हुआ, एक ही पॉइंट होता है नॉर्मल कर्व में, मैक्सिमम एक ही पॉइंट होता है। क्या बोल रही हूँ मैं, ध्यान दीजिए, यूनी मॉडल, यूनी वन, एक ही मॉडल, ठीक है, यूनी मॉडल। द नॉर्मल कर्व इज यूनी मॉडल, देर इज ओनली वन मैक्सिमम पॉइंट इन कर्व, इट हैज़ ओनली वन मोड। द मैक्सिमम ऑर्डिनेट अकर्स एट द सेंटर। सेंटर में देखिए जो ऊपर ही ऊपर जा रहा है बीच वाली लाइन, उसका एक ही वैल्यू होता है, वो भी मैक्सिमम पॉइंट है, जिसके मैंने बताया यूनी मॉडल में, उसका भी एक ही मैक्सिमम ऑर्डिनेट है जिसका वैल्यू होता है 0.3989, 0.3989। द मैक्सिमम पॉइंट हाइट ऑफ द ऑर्डिनेट ऑलवेज अकर एट द सेंटर दैट द मिड पॉइंट। और इसकी जो यूनिट नॉर्मल कर्व की जो वैल्यू है वो मैं आपको बताई थी, इन द यूनिट मॉडर्न नॉर्मल कर्व इज इक्वल टू 0.3989, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट है द नॉर्मल कर्व इज एसिम्टोमेटिक टू द एक्स एक्सिस। एसिम्टोमेटिक का मतलब क्या मतलब है, देखिए द एनपीसी इज द एसिम्टोमेटिकली ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। जो नीचे वाला था ना, नीचे वाला जो एक्सिस था, लाइन था, उसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस, उस पर ये एसिम्टोमेटिक। अब इसका मतलब क्या है कि जो ऊपर से जो कर्व नीचे आ रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है, ऊपर से जो कर्व नीचे आके जो डिक्रीज हो रहा है, जो फैल रहा है, वो कंटिन्यूस रहेगा। इट एंड्स एक्सटेंड फ्रॉम द माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, लेकिन प्लस देखिए, लेकिन टच नहीं होगा ऊपर से जो आ रहा है। लेट मी शो यू। इसमें जैसे कि आ रहा है कि दोनों साइड देखिए हॉरिजॉन्टल पे टच नहीं हो रहा है, और ऊपर से जो कर्व डिक्रीज हो रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड भी चलता जा रहा है, दोनों लाइनें टच नहीं हो रही है नीचे, और लेफ्ट हैंड साइड भी दोनों लाइनें टच नहीं हो रही है नीचे। तो जो कर्व हो रहा है वो असिम्टोमेटिकली विदाउट टचिंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये कहाँ तक जा सकती है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, लेकिन ये कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। भाई ज़ीरो क्यों नहीं होगा, मिल जाएगा तो माइनस ज़ीरो कैसे हो जाएगा बताइए। अभी हमने वेरिएबल्स पढ़ा था, किसी की हाइट जीरो कैसे हो सकती है, किसी का वेट जीरो कैसे हो सकता है, राइट, या किसी की एज जीरो कैसे हो सकती है, नहीं हो सकता ना।
सो वैसे इसी वजह से अगर अगर आपको माइंड में आ रहा है कि भाई ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, तो मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है, अब देखते हैं हमारा 5th पॉइंट, द हाइट ऑफ द कर्व डिक्लाइन सिमेट्रिकली। ठीक है, सिमेट्रिकली का मतलब क्या है, वही सेम है कि दोनों साइड से सिमेट्रिकली ये डिक्लाइन हो रहा है और इसमें एक मैक्सिमम पॉइंट होता है। 6th है, द पॉइंट ऑफ इन्फ्लक्स अकर एट द वन पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए जो इस तरफ पॉजिटिव का +1 है सिग्मा, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके ऊपर जो कर्व पे जा रहा है आप देखिए उसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लक्स। सो NPC, normal probability curve, changes its direction from the convex to the concave at the point of influx। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लक्स है, जो इस पे बदल रहा है +1 डेविएशन पे, वो कॉन्वेक्स, देखिए ऊपर से आते आते फिर ये कॉनकेव शेप ले रहा है। सो इट्स डायरेक्शन चेंजेस फ्रॉम कॉन्वेक्स टू कॉनकेव। 7th पॉइंट है, टोटल परसेंटेज ऑफ द एरिया नॉर्मल कर्व विद इन द 2 पॉइंट्स इनफ्लक्चुएशन इज फिक्स। 2 फ्लक्सेशन देखिए, माइनस सिग्मा से लेके 0 और फिर प्लस उसके आगे प्लस सिग्मा तक, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन। ये जो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, +-1 स्टैंडर्ड डेविएशन, इन दोनों के बीच में एरिया हमेशा फिक्स रहता है। इस हाफ में रहता है 34.13, इधर रहता है 34.13। प्लीज़ इस वैल्यू को आप याद कर लीजिएगा और दोनों को मिला के अगर हमको ऐड कर दे तो वही लिखा है। देखिए अप्रॉक्सीमेटली 68.26% एरिया ऑफ कर्व्स lies within the limit of ± स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट फ्रॉम द मीन। आई होप आपको समझ में आया हो। देखिए इसमें दिखा रखा है ऊपर हाफ में, दोनों के बीच में देखिए -सिग्मा टू +सिग्मा, 68.26% टोटल आ गया। ऊपर देखिए सेंट्रल पे मैक्सिमम पॉइंट जो था, जो मीडियम पे लाई कर रहा था, ये जो मैक्सिमम पॉइंट होता है, कितना पॉइंट होता है, उसकी वैल्यू क्या थी, 0.3989। पॉइंट ऑफ इन्फ्लक्स कहाँ आ रहा है, पॉजिटिव स्टैंडर्ड डेविएशन पे। ठीक है, 8th पॉइंट देखते हैं, द टोटल एरिया अंडर द NPC मे बी कंसिडर एज द 100% प्रोबेबिलिटी। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के ऊपर ये पूरा कॉन्सेप्ट बेस है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, या हम कह सकते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व या बेल कर्व या सिंपली नॉर्मल कर्व का, क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है ये। और कहा जाता है कि NPC में 100% प्रोबेबिलिटी। अब 100% प्रोबेबिलिटी कैसे है, देखिए हमने यहाँ पे कुछ परसेंटेज देखा था। ठीक है, इसी परसेंटेज को हम आगे बढ़ाएंगे तो देखिए कैसा होता है। एक तरफ का देखिए सिर्फ, या तो आप राइट देख लीजिए या लेफ्ट देख लीजिए, दोनों सेम ही है क्योंकि ये सिमेट्रिकल है वैसे भी। तो देखिए 34.13% प्लस 13.59% प्लस 2.14% प्लस, इन सबको अगर हम प्लस करेंगे और उधर भी प्लस करेंगे तो कुल मिला के हमारे पास 99.77 अप्रॉक्सीमेटली 100% प्रोबेबिलिटी कंसीडर्ड होगी अंडर अन NPC नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, राइट। द नॉर्मल कर्व इज बाइलेटरल। 50% ऑफ द एरियाज लाइज बोथ ऑफ द साइड ऑफ द मैक्सिमम सेंट्रल ऑर्डिनरी। तो देखिए वही बात है, बाइलेटरल का मतलब बाई, दो इक्वल एरियाज, लेटरल दो इक्वल एरियाज। द नॉर्मल कर्व इज बाइलेटरल, मतलब 50% जो एरिया है वो दोनों साइड पे लाई करते हैं, तो 50-50% मिलके, और किसके बोथ साइड पे, मैक्सिमम सेंट्रल ऑर्डिनेट मतलब जो बीच वाला जो मिड पॉइंट है ना, उसके बोथ साइड, लेफ्ट साइड 50, राइट साइड 50, 50-50, 100% प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब है 10th, द नॉर्मल कर्व इज मैथमेटिकल मॉडल इन बिहेवियरल साइंसेज स्पेशली इन द मेंटल मेजरमेंट। अब देखिए अगर हम इस वाले स्टैटिस्टिक्स प्रिंसिपल का अगर हम साइकोलॉजी में यूज़ करें तो बिहेवियरल साइंस में बहुत यूज़ होगा। हम इंटेलिजेंस को नाप सकते हैं, ठीक है, और भी काफ़ी वेरिएबल्स को हम नाप सकते हैं इससे। सो दिस कर्व इज़ यूज एज द मेजरमेंट स्केल, और मेजरमेंट स्केल का यूनिट क्या था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सिग्मा से हम डिनोट करते थे, और द मेजरमेंट यूनिट ऑफ द स्केल इज ± सिग्मा। अब अगर हम इंटरप्रिटेशन देखें कि भाई हम जो कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, तो अगर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व हैज़ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन द मेंटल मेजरमेंट एंड एजुकेशनल इवेल्युएशन, जैसे मैंने अभी आपको बताया, it gives important information about the trait being measured,
जो भी हम मेजर कर रहे हैं उसका एक बड़ा अच्छा इन्फॉर्मेशन ये निकाल के देता है। कैसे निकाल के देता है? अगर जो ट्रेट है वो आराम से नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिवर्स में, कुछ यूनिवर्सल थिंग है और सब वो सबके पास है, तो वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। कोई चीज़ जिससे हम ओके, लेट मी शो यू इंटेलिजेंस बेल कर्व। ठीक है, आपको इंटेलिजेंस का एक मैं बेल कर्व यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बताती हूँ, दिखाती हूँ, उससे आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन कहाँ लाई करता है और रिटार्डेशन वाला कहाँ जाता है। या जैसे चलिए मैं यही बता देती हूँ, जैसे कि हमने यहाँ देखा था, देखिए जैसे यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, हमारे पास है इंटेलिजेंस बेल कर्व। इसमें देखिए जो नॉर्मल पॉपुलेशन होती है ना, नॉर्मल मतलब एवरेज, जिनका आईक्यू नॉर्मल एवरेज में आता है, वो किसके बीच में लाई करते हैं? 85 to 115, बीच वाला स्कोर देखिए आप, जिसमें कौन सी पॉपुलेशन लाई कर रही है? जिनका आईक्यू लेवल एवरेज होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो दुनिया में है वो एक एवरेज आईक्यू रखते हैं, जो कि 68%। ठीक है, अब इसी में देखिए इसके इस साइड वाले जो है लेफ्ट हैंड साइड में, वो थोड़ा सा और कम होगा इंटेलिजेंस, फिर और कम होगा, फिर 0.1 में थोड़ा और कम होगा, थोड़ा रिटार्डेड मेंटली डिस्टर्ब इंसान आने लग जाएंगे, जिनकी इंटेलिजेंस उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन वहीं अगर हम राइट साइड देखें, जो 115, फिर 130, फिर 145, ये सब क्या होता है? ये एवरेज से भी ऊपर वाला आईक्यू हो जाता है। इसमें हम कह सकते हैं कि जो जीनियसेस होते हैं, जिनका आईक्यू बहुत अच्छा होता है, 140 से ऊपर होता है या इक्वल टू 140 होता है, वो लाई करते हैं। तो उसमें यही बताया गया है कि बेल कर्व का इंटरप्रिटेशन अगर हम देखें तो कितना अच्छा से बताता है किसी भी चीज़ की मेजर को। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे इंटेलिजेंस का लिया, तो इंटेलिजेंस में देखिए कितने अच्छे से बता रहा है कि एवरेज पॉपुलेशन इतने में आ रहे हैं, इधर जितने लोग इतने इस तरफ इतने परसेंटेज लोग कम में हैं, उतने परसेंटेज लोग उस तरफ ज़्यादा हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, इफ़ अ सर्टेन ट्रेट इज़ अ नॉर्मल कर्व, मेजर ट्रेट इज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड इन यूनिट्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इंटेलिजेंस लिया, सबके पास दिमाग होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस लाइज इन एवरेज, जो मैंने एवरेज बताया 68%। ठीक है, 68.26% में आ जाते हैं काफ़ी सारे पीपल। और अप्रॉक्स 15.87 जो होते हैं वो हायर केसेस में होते हैं, हम कह सकते हैं वो जीनियस हो गए। और अप्रॉक्सीमेटली 15.87, लेकिन ये आप समझ रहे हैं ना मैं कौन सी बात कर रही हूँ? राइट साइड वाले जो है वो हाई में जाएंगे और लेफ्ट साइड वाले जो हैं वो लो में जाएंगे, तो वही उन्होंने कहा है। इसलिए मैंने आपको वो डायग्राम दिखाया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया, ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक, आई होप यू अंडरस्टूड एंड इट्स क्लियर। इंपॉर्टेंस देखें तो हम कह सकते हैं कि एक भाई ये काफ़ी अच्छा फिट, इट प्रोवाइड्स अ गुड फिट इन बायोलॉजिकल स्टैटिक्स, भी काफ़ी अच्छे से बता सकता है सेक्स रेशियो की, भाई फीमेल कहाँ है, कम है, क्यों कम है। ठीक है, कितनी फीमेल कम है, कितनी फीमेल ज़्यादा है, कितने मेल कम है, कितने वो ज़्यादा हैं, कितनी बर्थ रेट हुई है, कितनी मोटेलिटी रेट हुआ है। एंथ्रोपोमेट्रिक डाटा हम क्या कह सकते हैं? वेस्ट साइज, हिप रेशो, हाइट, वेट के अकॉर्डिंग आपका बेल कर्व काफ़ी अच्छे से बता सकता है कि कितना ज़्यादा है, कितना हाइट में, कितने एवरेज लोगों की हाइट कितनी होनी चाहिए। गर्ल में और बॉय में, मतलब मेल और वुमेन में एक एवरेज हाइट कितनी होती है, मैक्सिमम हाइट बॉय में कितनी जा सकती है, गर्ल्स में कितनी जा सकती है ना। SES हो गया, रेट ऑफ बर्थ, मैरिज, डेथ। अब ये जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ ग्रेट वैल्यू इन एजुकेशनल एवेल्यूएशन एंड रिसर्च में काम आता है। स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस एंड थ्योरी में काफ़ी अच्छा यूज़ होता है, जैसे कि हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ भी रहे हैं। तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है, जो कि मदद करता है किसमें? स्टैटिस्टिकल मेथड्स में, टेक्निक्स में, थ्योरीज में, इन्फेरेंस में। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसके अंदर मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है, तो ईजी है, कन्वीनियंस है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ आता है। और इसमें ना अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जिसमें भी यूज़ आता है, जैसे इंफॉर्मेशनल स्टैटिस्टिक्स में यूज़ तो आता है, पर बेसिकली और किस किस में यूज़ आ सकता है? जेड टेस्ट, टी टेस्ट एंड एफ टेस्ट। अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस है। टू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ द केस बताता है, टू डिटरमाइन द लिमिट्स ऑफ द स्कोर, टू डिटरमाइन द परसेंटाइल रैंक बताने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। टू डिवाइड, फॉर डिवाइडिंग ग्रुप्स इनटू सब ग्रुप्स, टू कंपेयर टू डिस्ट्रीब्यूशंस,
अब क्या है कि एन और सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 1 1 नहीं है, नॉर्मल नहीं है, 1 1 नहीं है, तो हमको इनको नॉर्मल कन्वर्ट करने के लिए मतलब करना पड़ेगा सिग्मा स्कोर्स में, ठीक है, जो कि जेड स्कोर है। तो अगर N1 नहीं है और सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन 1 नहीं है, तो हमको इसको जेड स्कोर में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिसका देखिए यहाँ पे फॉर्मूला है जेड स्कोर इज इक्वल टू एक्स यानी रॉ स्कोर माइनस एम यानी मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज सिग्मा टू डिटरमाइन द रिलेटिव डिफिकल्टी ऑफ द टेस्ट आइटम। और ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब हम अगले वीडियो में ये देखेंगे कि नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो बेल कर्व है, वो कर्व या तो टेलनेस शो कर रहा है या स्क्यूनेस यानी कुर्टोसिस और स्क्यूनेस वाला हम पढ़ेंगे। अगर वो नॉर्मली शेप्ड जो होता है ना बेल शेप अगर नहीं बन रहा है, उससे हल्का सा भी डाइवर्ट कर रहा है, फिर हम कैसे डाटा को इंटरप्रेट करेंगे, फिर वो सारी चीज़ें क्या होती हैं। सो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।